कभी कभी क्वेश्चन में एटम का मास दे देगा और इलेक्ट्रॉन का दे देगा, तो उस केस में डेल्टा एम जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने जेड एम ई को ऐड किया है और यहां जेड एम ई को सब्ट्रैक्ट किया है। राइट हैंड साइड में देखो जेड एम ई हमने ऐड किया और जेड एम ई को माइनस कर दिया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये बन जाएगा जेड कॉमन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें ये बताओ क्या है, न्यूक्लियस में अगर जेड इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर दे तो किसका मास बन जाएगा? ये न्यूक्लियस में उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास को ऐड कर दे तो किसका मास बन जाएगा? केमिस्ट्री तुम लोगों की बहुत स्ट्रांग है कि वीक है? व्हाट इज द केस? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, माइक तुम्हारा गड़बड़ है। यस, चैट बॉक्स में लिखो, अगर न्यूक्लियस में उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास, एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास में ऐड कर दे तो किसका मास बन जाएगा? वो फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल होगा। नहीं भाई, जो कुछ भी है किसका मास बनेगा? कम ज्यादा नहीं, कुछ तो होगा। भाई एटम में क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के मास में इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर दोगे तो मास ऑफ एटम नहीं हो जाएगा ये एम ई हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड एम ई हो गया मास ऑफ एटम। एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर न्यूक्लियस के मास में इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर दो तो एटम का मास आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में एटम का मास और इलेक्ट्रॉन का मास दिया है तो यही फॉर्मूला इस फॉर्म में बदल जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को अभी हो तो बताओ। एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस and the electrons revolving around it. Although electrons have very less mass, but in nuclear calculation that mass cannot be neglected. न्यूक्लियर कैलकुलेशन में वो मास नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर न्यूक्लियस का मास दिया है तो ये फॉर्म यूज होगी, और अगर एटम का मास दिया है तो ये फॉर्म, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर दोगे तो एटम का मास आ जाएगा, और इसमें साथ में इलेक्ट्रॉन का भी मास देगा वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू केमिस्ट्री।
सो वन मोर क्वेश्चन, यस, हाँ बोलो। सर ये जो मास डिफेक्ट आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि मास थोड़ा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मास, सर क्या इसका मतलब ये है कि थोड़े न्यूक्लियॉन्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं? देखो, जब जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब जो न्यूक्लियस है उसके पास शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रहेगी, ठीक। मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। जो न्यूक्लियॉन था उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब देखो रिवर्स में देखो इसी को, न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे क्या इससे? न्यूक्लियॉन्स नहीं कम होंगे, मास कम हो जाएगा। न्यूक्लियॉन्स के कुछ पार्ट निकल जाएगा मास का, पूरा पूरा न्यूक्लियॉन नहीं कम होगा। तो न्यूक्लियॉन ही तो कम हुए। न्यूक्लियॉन नहीं कम होते हैं, न्यूक्लियॉन का नंबर तो वही है। एक्चुअली न्यूक्लियस तो फॉर्म हो गया, तुम ये फॉर्म नहीं करने जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द न्यूक्लियस। हुआ क्या ये देखो, इसको इस तरह से लेना है तुम्हें कि अगर न्यूक्लियॉन्स बिल्कुल फ्री होते हैं तो मास कुछ और होता है, और जब वो पैक हो गए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, वो एक दूसरे में वेरी स्मॉल स्पेस में पैक हो गए, तो कुछ मास उसमें लॉस हुआ जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब रिवर्स में देखो इसको, अगर तुम्हें न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, किसी एटम के न्यूक्लियस को तुम ब्रेक करना चाहोगे, तो जब ब्रेक करोगे तो वो अपना मास, ब्रेक करने का मतलब है न्यूक्लियॉन्स को फिर दूर दूर कर दो, न्यूक्लियॉन्स को फिर दूर दूर कर दो, तो वो न्यूक्लियॉन जो मास लॉस हुआ था वो वापस मांगेंगे, क्योंकि जब उनको फ्री होना है तो उनका मास ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए न्यूक्लियस को जब ब्रेक करना होगा तो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वही एनर्जी फिर उनको उनका अपना मास वापस कर देगी। बात आई समझ में? नहीं आई? पूरा पूरा न्यूक्लियॉन कम नहीं होता है, पैकिंग के टाइम में उनका कुछ फ्रैक्शन निकल गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब तुम वापस अगर ब्रेक करना चाहो कि इनको फिर फ्री कर दें, लेकिन फ्री होने पे तो उनका मास ज्यादा होना है, तो वो वापस मांगेंगे अपना मास कि मेरा मास वापस लाओ जो था मेरा पहले। तो तुम वो मास किस फॉर्म में दोगे? एनर्जी के फॉर्म में दोगे, और वो एनर्जी फिर वापस मास में कन्वर्ट होगी। तो यहां पे दो फार्मूले हो गए। अगर न्यूक्लियस का मास दिया है तो ये लगाओ, एटम का मास दिया है तो ये लगाओ। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, न्यूक्लियस का मास ही देगा, खासतौर से इस साल तो और इसी पे दे देगा क्वेश्चन, ज्यादा डीप नहीं ले जाएगा तुम्हें। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन तुम बताओ, ये क्या चीज है यहां पर? Mp प्लस Me किसका मास हुआ? Mp प्लस Me किसका मास बनेगा? Mp और Me क्या चीज ऐसी होती है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन एटम। यस, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और आउटसाइड द न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो Mp प्लस Me जो है वो तुम्हें Mh मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे देगा। तो एक और फॉर्म हो गई, अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम का मास दे दे बाई चांस, Mp प्लस Me जो है यहां पे हाइड्रोजन एटम बन गया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में होता है। तो तीसरा फॉर्मूला डेल्टा M का आया, Z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें से मास ऑफ एटम को माइनस कर दोगे। तो ये तीसरी फॉर्म है मास डिफेक्ट निकालने के लिए। और ये जो मास लॉस होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस पे जनरली एक न्यूमेरिकल आ जाता है, बहुत इजी होता है, कुछ करना नहीं होता है। न्यूक्लियॉन्स के मास को ऐड करो, उसमें से न्यूक्लियस का माइनस करो, सब कुछ दिया रहता है, बस केवल प्लस माइनस करना रहता है और मल्टीप्लाई।
कोई डाउट किसी को? अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बीई, minimum energy required, minimum energy required to separate its nucleons and place them at rest at infinite distance apart. Minimum energy required to separate the nucleons and place them at rest at infinite distance apart. What is binding energy? इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकाल के इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट रखने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि अभी हमने बताया था कि जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुई तो मास लॉस हुआ था, और जब फिर से ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स फ्री होंगे तो वो अपना मास रिटर्न में मांगेंगे, और वो मास कहां से वापस उनको मिलेगा? एनर्जी जब तुम दोगे तो वही एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। और दूसरी डेफिनेशन लिख लो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और जब तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट इन एएमयू अगर दिया है तो सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन में अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो तुम्हें मास डिफेक्ट निकालना होगा, और जब वो एएमयू में आ जाएगा तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी उस मास की। और अगर बाई चांस, ज्यादातर तो यही देगा, एएमयू में मास देगा, अगर बाई चांस उसने केजी में दे दिया, इन केजी या ग्राम में दिया है, तो फिर ये फॉर्मूला अपना स्टैंडर्ड वाला लगा दो जूल में। तुम्हें वैसे ज्यादातर वो एएमयू में ही देगा, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो मास डिफेक्ट को, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। बाइंडिंग एनर्जी एक और तरीके से समझो, इट इज द शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट होके आएगी, न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं है और उसी की वजह से न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस रिसाइड करते हैं, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, फिर भी दे आर रिसाइडिंग इनसाइड अ स्मॉल स्पेस। तो इनके पास दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी की शॉर्टेज है, और उसी की वजह से न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के इनसाइड स्टे कर रहे हैं, वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, शॉर्टेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के फ्री हो जाएंगे। तो एक और लाइन लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच
nucleus don't have, and that's why nucleons are residing inside the nucleus. Sir, please repeat. Binding energy is the shortage of energy. Yeah, binding energy is the energy which nucleus don't have, and nucleons are residing inside the nucleus. ये बेसिकली एक तरीके से एनर्जी की शॉर्टेज है, उतनी एनर्जी ना होने की वजह से ये न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड हैं। जैसे ही न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी मिली, वो न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। इसी में एक अगला टर्म कभी कभी कैलकुलेट कराता है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी बार से डिनोट करेंगे। ये जो है, दिस इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से केवल एक न्यूक्लियॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये तो पूरे सारे न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए है, लेकिन अगर एक को निकालना है तो एनर्जी हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो राइट डाउन एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one nucleon